तो हेलो एवरीवन। तो reabsorption एंड secretion along द डिफरेंट पार्ट ऑफ renal tubule हम लोग देख रहे हैं। और अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि reabsorption एंड secretion मेरा पीसीटी से कैसे होता है, ठीक है ना। असेंडिंग नीम ऑफ लूप ऑफ हेनले से कैसे होता है, ठीक है ना। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि मेरा डीसीटी के सेल से कैसे मेरा रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, ठीक है ना। तो हम लोग देखे थे कि डीसीटी जो होता है उसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। एक होता है अर्ली पार्ट ऑफ डिस्टल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल और एक होता है मेरा लेट पार्ट ऑफ डिस्टल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल। तो हम लोग देखे थे कि जो अर्ली पार्ट होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो इसके साथ असेंडिंग लूप के साथ सिमिलर होता है। उसी तरह जो मेरा लेट पार्ट ऑफ डीसीटी होता है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो मेरा कलेक्टिंग डक्ट के साथ सेम होता है, ठीक है। मतलब कि जो डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल का लेट पार्ट होता है और मेरा कलेक्टिंग डक्ट होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लगभग सेम होता है। जैसे कि यहाँ जो सेल्स होते हैं, ठीक है, जो डीसीटी के लेट पार्ट के जो सेल होते हैं वही सेल मेरा जो कलेक्टिंग डक्ट होता है उसमें भी होता है, ठीक है। तो जो मेरा मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट होता है उसमें कुछ डिफरेंस होता है, लेकिन जो मेरा कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट होता है उसमें लगभग क्या सेम ही जो होता है वो मेरा सेल्स होते हैं। तो दो तरह के सेल्स हम लोग देखे थे कि लेट पार्ट ऑफ डीसीटी और कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट में मिलता है। वो दो तरह का सेल्स था मेरा क्या, इंटरकलेटेड सेल एंड प्रिंसिपल सेल। तो पिछले वीडियो में हम लोग इंटरकलेटेड सेल को देख लिए थे, ठीक है ना। तो इंटरकलेटेड सेल से मेरा किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट हो रहा था, ठीक है ना, किस किस चीज़ मॉलिक्यूल का इंटरचेंज हो रहा था, ये सब हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल सेल कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है, वो हम लोग आज देखने और समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो हर एक सेल के जैसे कि अभी तक हम लोग देखते आए हैं कि बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में क्या होता है, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में क्या होता है हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपीएज, ठीक है ना, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज होता है। तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएज होता है, जिससे कि मेरा सोडियम जो है वो बाहर जाता है, ठीक है, और पोटेशियम जो है वो अंदर आता है, ठीक है। तो 3 सोडियम बाहर जाता है और 2 पोटेशियम अंदर आता है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये मेरा पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से सोडियम जो है लगातार खाली होता जा रहा है सेल से, तो यहाँ से ल्यूमेन से मेरे सेल्स के अंदर भी सोडियम जाएगा। तो यहाँ सोडियम के अंदर जाने का मैकेनिज्म क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से जो सोडियम अंदर जाता है इसके लिए होता है मेरा चैनल्स, क्या सोडियम चैनल्स होते हैं यहाँ पे मेरा, जिसके सहारे सोडियम जो है वो ल्यूमेन से सेल्स के अंदर में जाता है, ठीक है। कैसे जाता है, यहाँ पर सेल्स के साइटोप्लाज्म से सोडियम जो है लगातार बाहर जा रहा है विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपी, जो कि एक्टिवली ये सोडियम को बाहर भेज रहा है। कहाँ भेज रहा है, मेरा ब्लड में भेज रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कंसनट्रेशन जो है सोडियम का कम हो गया है, तो यहाँ जो सोडियम रहेगा वो जो है अकॉर्डिंग टू द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट क्या करेगा, ल्यूमेन से जो है वो सेल्स के साइटोप्लाज्म में जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ से क्या जाएगा मेरा सोडियम, ओके। अच्छा, सोडियम अंदर जा रहा है तो पोटेशियम जो है वो मेरा सेल्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो सेल्स के अंदर में पोटेशियम ज़्यादा रहा है, मतलब कि सेल्स के अंदर में पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जा रहा है। तो पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये पोटेशियम जो है वो मेरा सेल्स के साइटोप्लाज्म से ल्यूमेन में आएगा। तो उसके लिए भी हमारे पास चैनल होता है, तो ये रहता है मेरा पोटेशियम चैनल, जिसके सहारे ये सेल्स के साइटोप्लाज्म से ल्यूमेन में आता है, ठीक है, ठीक है।
ये होता है मेरा नॉर्मल मैकेनिज्म, ठीक है। ओके, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन, ठीक है ना। एल्डोस्टेरोन मेरा कहाँ से निकलता है, एल्डोस्टेरोन मेरा निकलता है जोना ग्रैन्युलोसा ऑफ रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है ना। रीनल कॉर्टेक्स के जोना ग्रैन्युलोसा से मेरा एल्डोस्टेरोन निकलता है और वो यहाँ पे आता है, ठीक है ना, एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन जो है वो हमारा लिपिड सोल्यूबल होता है, तो वो यहाँ से आके डायरेक्ट यहाँ पे इंटर कर जाता है एल्डोस्टेरोन, देखिए एल्डोस्टेरोन यहाँ पे इंटर कर गया। तो सेल्स के अंदर में हमारा क्या रहता है, सेल्स के अंदर में मेरा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में हमारा रहता है जीन, और इस न्यूक्लियस में 3 जीन्स रहता है जिसके पास, ठीक है ना, जिसके पास इंफॉर्मेशन रहता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ या फिर सिंथेसिस ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएच, ठीक है ना। एक है जिसके पास रहता है मेरा सोडियम पोटेशियम एटीपीएच को सिंथेसिस करने का इंफॉर्मेशन, दूसरे के पास रहता है मेरा सोडियम चैनल को सिंथेसिस करने का इंफॉर्मेशन, और तीसरे के पास रहता है मेरा पोटेशियम चैनल को सिंथेसिस करने का इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आता है क्या, एल्डोस्टेरोन, ये है मेरा एल्डोस्टेरोन जो कि मेरा जोना ग्लोमेरुलसा ऑफ द रीनल कॉर्टेक्स से निकल रहा है। एल्डोस्टेरोन, ठीक है ना, एल्डोस्टेरोन है। तो ये जो एल्डोस्टेरोन आता है इसका यहाँ पे एक रिसेप्टर रहता है, ठीक है ना, रिसेप्टर रहता है, प्रोटीन रिसेप्टर रहता है। तो एल्डोस्टेरोन आता है और ये इस रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये कॉम्प्लेक्स बना के ये इन्फॉर्मेशन जो है, ये कॉम्प्लेक्स बना के इन्फॉर्मेशन जो जाता है हमारा किसमें, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में जाने के बाद ये जो है, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो ये तीनों इन्फॉर्मेशन ये जीन्स को एक्टिव कर देता है, ठीक है। ये जीन को एक्टिवेट कर देता है तो यहाँ से mRNA सबसे पहले बनेगा, ठीक है ना। mRNA बनने के बाद फिर प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन क्या होगा, वो प्रोटीन यही रहेगा, ठीक है ना, ये तीनों प्रोटीन ही रहेगा। जैसे कि यहाँ से ये मेरा mRNA बनाया, mRNA बनाया, तो mRNA का जो प्रोटीन बनेगा वो प्रोटीन क्या रहेगा, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, तो इसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। उसी तरह मेरा ये जो है क्या, इसमें भी mRNA बनेगा, ये भी mRNA बनाएगा, और mRNA बनाने के बाद ये भी ये प्रोटीन बनाएगा, वो प्रोटीन क्या रहेगा मेरा, सोडियम चैनल। उसी तरह से ये भी मेरा यहाँ से भी इंफॉर्मेशन आएगा और ये बनाएगा मेरा पोटेशियम चैनल। तो जब एल्डोस्टेरोन आता है तो ये सारा जीन को एक्टिवेट कर देता है, और ये जो है इन तीनों के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे बहुत सारा जो है वो मेरा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस आ जाता है। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस बहुत सारा आ जाता है तो इसका एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस बहुत सारा हो गया, ओके। तो इसका वर्क भी बहुत सारा मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा सोडियम जो है वो बाहर आने लगेगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सोडियम बाहर आने लगेगा। अब बहुत ज़्यादा सोडियम यदि बाहर आने लगेगा तो बहुत सारा पोटेशियम भी अंदर जाने लगेगा, ठीक है, क्योंकि जितना सोडियम बाहर आएगा तो उसके रिस्पेक्ट में मेरा पोटेशियम भी अंदर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब पोटेशियम अंदर आएगा तो क्या है, यहाँ पर मेरा पोटेशियम का चैनल भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो पोटेशियम जो है वो मोर पोटेशियम बाहर निकलेगा यहाँ ल्यूमेन में, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, सोडियम का भी मेरा जो है चैनल इंक्रीज हो गया तो मोर सोडियम भी अंदर जाएगा, ठीक है ना। तो मोर सोडियम जो है, ये सोडियम जो है पहले जो है सोडियम चैनल के सहारे से ल्यूमेन से इंटर सेल्स के साइटोप्लाज्म में जा रहा है, और सेल्स के साइटोप्लाज्म से बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ये सेल्स से मेरा यहाँ पे ब्लड में जा रहा है, ठीक है, या इंटरस्टिशियल में, इंटरस्टिशियल स्पेस में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, मेरा बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में मेरा कैल्शियम बाहर आ रहा है। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं यूरिन में मेरा बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम दिखेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैलीयूरेसिस, कैलीयूरेसिस, ठीक है ना, कैलीयूरेसिस,
कि पोटेशियम जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है और साल्ट और वाटर का रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यदि सोडियम अंदर जाएगा मतलब वाटर भी अंदर जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, मेरा साल्ट और वाटर का रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और यूरिन में हमारा पोटेशियम का जो है अमाउंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैलीयूरेसिस। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन जो है वो बहुत सारे डिजीज़ में मेरा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसमें मेरा साल्ट और वाटर का रिटेंशन बहुत ज़्यादा होने लगता है और कैलीयूरेसिस भी हमको यूरिन में दिखता है। ठीक है ना। तो जैसे मान लेते हैं कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो गया, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो गया, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो गया, ठीक है ना, या फिर मेरा कोन्स सिंड्रोम हो गया। कोन्स सिंड्रोम में होता क्या है कि कोन्स सिंड्रोम में जो मेरा जोना ग्लोमेरुलसा प्रोड्यूस कर रहा है एल्डोस्टेरोन, वो जो होता है उसमें ट्यूमर हो जाता है। तो ट्यूमर हो जाता है मेरा जोना ग्लोमेरुलसा में, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा, तो मेरा साल्ट एंड वाटर का रिटेंशन ज़्यादा होगा और मेरा लूमेन में है या फिर यूरिन में बात करें उसमें मेरा पोटेशियम का जो है वो अमाउंट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ तक हम लोग समझ गए ये साल्ट एंड वाटर का रिटेंशन कैसे करता है, कौन कौन सा चैनल यहाँ पे होता है। ठीक है ना, कैलीयूरेसिस यहाँ पे कैसे होता है ये हम लोग समझ गए। तो अब बात करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ सोडियम इसके पास प्रेजेंट रहता है काम करने के लिए। ठीक है ना, कितना अमाउंट सोडियम इसके पास प्रेजेंट रहता है काम करने के लिए। तो जैसा कि हम लोग देखे थे कि यहाँ से 65% सोडियम का एब्जॉर्प्शन हो गया था, यहाँ मेरा 25% सोडियम का एब्जॉर्प्शन हो गया था, यहाँ से मेरा हो जा रहा था कितना, मेरा बात करें तो 5 to 8% हो जा रहा था। तो यहाँ लगभग 3 to 7% ही सोडियम प्रेजेंट रहता है जिस पर ये काम कर सकता है। तो बहुत ही फाइनली यहाँ पे मेंटेन करता है सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को ये सेल, कौन सा सेल, प्रिंसिपल सेल। ठीक है, तो मात्र 3 to 7% ही यहाँ पे प्रेजेंट रहता है सोडियम जिसके ऊपर ये काम कर सकता है। ठीक है, चलिए अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं और कुछ चीज़ों की। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं पोटेशियम वेस्टिंग डायरेटिक्स की और पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स की। ठीक है, तो क्या होता है, तो जैसे यहाँ पे हम लोग पहले अगर डायरेटिक का यूज़ करते हैं, हम लोग देखे थे कि हम लोग यूज करते हैं यदि लूप डायरेटिक्स की, फ्लोरोसिमाइड, इथाक्रेनिक एसिड, ठीक है ना, बुमेटानाइट, ठीक है ना, लूप डायरेटिक्स की हम लोग अगर हम लोग यूटिलाइज करते हैं तो क्या होता है कि ये सोडियम को रिएब्जॉर्ब नहीं होने देता है। ठीक है ना, क्लोरीन को रिएब्जॉर्ब होने देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सोडियम लोड जो है यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है। ठीक है ना, सोडियम लोड जो है फॉर द प्रिंसिपल सेल वो इंक्रीज कर जाता है। अच्छा, क्लोरीन लोड भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना, क्लोरीन लोड भी इंक्रीज कर जाएगा। वहीं यदि हम लोग थायजाइड का भी हम लोग यहाँ पे यूज देखें, ठीक है ना, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे यूज हो रहा था मेरा क्या, लूप डायरेटिक्स, फ्लोरोसिमाइड मान लेते हैं। ठीक है ना, अच्छा, यहाँ पे भी अगर हम लोग थायजाइड का यूज करें, थायजाइड का अगर हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं तो यहाँ से भी हम लोग का सोडियम का जो है वो लोड बढ़ जाएगा फॉर द किसके लिए, प्रिंसिपल सेल के लिए, और क्लोरीन का भी मेरा लोड बढ़ जाएगा। ठीक है ना, अच्छा, अब सोडियम का लोड बढ़ जा रहा है, क्लोरीन का लोड बढ़ जा रहा है, तो अगर सोडियम जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई हमारा वाटर का लोड भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना, वाटर का लोड भी बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर एक ड्रग होता है एसिटाजोलामाइड जो कि मेरा वर्क करता है किसमें, प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब, एसिटाजोलामाइड की अगर हम बात करें, एसिटाजोलामाइड, तो एसिटाजोलामाइड मेरा करता क्या है, एसिटाजोलामाइड जो होता है वो मेरा कार्बोनिक एनहाइड्रेज को, ठीक है ना, सेल्स के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज को और लूमेन के भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज को ब्लॉक कर देता है, इसको काम करने देता है, इसके फंक्शंस को स्टॉप कर देता है। अब इसके फंक्शन को स्टॉप कर देगा तो हम लोग पढ़े क्या थे यहाँ पे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में ही मेरा
जो है सोडियम इंटर कर रहा था, ठीक है ना, और हाइड्रोजन जो है वो, हाइड्रोजन बोलते हैं H+, प्रोटॉन जो है वो बाहर आ रहा था, और इसके कारण क्या हो रहा था, मेरा HCO3- बाइकार्ब जो होता है वो जो है मेरा उसका रिएब्जॉर्प्शन था बाय ट्रिकेपी, ये हम लोग देखे थे। लेकिन यदि एसिटाजोलामाइड आया और कार्बोनिक एनहाइड्रेट के फंक्शन को ही ब्लॉक कर दिया, इसको काट दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे ना सोडियम का रिएब्जॉर्प्शन होगा, ना ही मेरा बाइकार्ब का रिएक्शन होगा। तो एसिटाजोलामाइड का अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ पे मेरा बाइकार्ब का लोड भी मेरा बढ़ जाता है, ठीक है, बाइकार्ब का लोड भी बढ़ जाता है। तो ये सब जो इसका लोड बढ़ा, इससे क्या होता है मेरा, इससे जो होता है मेरा पोटेशियम का जो है वो ज़्यादा लॉस होता है। कैसे लॉस होता है ज़्यादा लॉस, वो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। ये है मेरा क्या, ये है मेरा पोटेशियम चैनल, ठीक है। यहाँ पे था मेरा क्या, सोडियम चैनल, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखे थे, यहाँ पे था मेरा क्या, सोडियम पोटेशियम ATPase, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि कैल्शियम का पोटेशियम का लॉस कैसे होता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें वाटर की, ठीक है ना, वाटर की, तो अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ प्रेजेंट रहेगा तो ज़्यादा स्पीड से यहाँ पे क्रॉस करेगा, ठीक है ना, इन फ्रंट ऑफ प्रिंसिपल सेल ज़्यादा स्पीड से, हाई स्पीड से वाटर यहाँ पे क्रॉस करेगा। अब हाई स्पीड से वाटर क्रॉस करेगा तो यहाँ से निकलने वाले पोटेशियम को भी बहुत ही हाई स्पीड के साथ बहा के ले जाएगा। अब हाई स्पीड के साथ बहा के ले जाएगा तो यहाँ पोटेशियम कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, और यहाँ से पोटेशियम कंसंट्रेशन कम होगा, यहाँ का पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा फिर यहाँ से मेरा पोटेशियम बाहर निकलेगा, और जितना ज़्यादा पोटेशियम बाहर निकलेगा उतना ज़्यादा बहाएगा, और जितना ज़्यादा बहाएगा उतना ज़्यादा यहाँ कंसंट्रेशन कम होगा, और उतना ज़्यादा इधर से सेल्स के साइटोप्लाज्म से मेरा ल्यूमेन के साइड में पोटेशियम आएगा। तो इस तरह से जो है वाटर का ज़्यादा अमाउंट होने से ज़्यादा अमाउंट ऑफ पोटेशियम का लॉस होता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब सोडियम को समझने की बात करें, अगर हम वाटर को समझ, अब सोडियम के सहारे कैसे मेरा ज़्यादा पोटेशियम का लॉस हो रहा है वो हम अगर देखें तो देखिए, अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोडियम आया तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ यहाँ पे सोडियम का मेरा क्या होगा, एंट्री होगा, ठीक है, एंट्री होगा। अब ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोडियम यहाँ पे एंट्री होगा तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोडियम इधर जाएगा, ठीक है। अब ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोडियम अगर मेरा बाहर जा रहा है तो उस हिसाब से क्या, मेरा पोटेशियम भी तो अंदर ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब पोटेशियम का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा मेरा यहाँ सेल्स के अंदर तो ज़्यादा पोटेशियम मेरा ल्यूमेन में आएगा, और ज़्यादा पोटेशियम ल्यूमेन में आएगा तो हमको ज़्यादा पोटेशियम दिखेगा यूरिन में, ठीक है। तो ये भी एक मैकेनिज्म हो जाता है मेरा पोटेशियम लॉस का। तो अब इसके आगे हम और देखें तो क्लोरीन और बाइकार्ब जो है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है हमारा, नेगेटिवली चार्ज है ये दोनों। तो और हमारा जो पोटेशियम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो अगर यहाँ से नेगेटिवली चार्ज गुजरेगा, ये पॉजिटिव चार्ज ये है, तो इसको क्या करेगा, पोटेशियम को ये दोनों अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करके ये ल्यूमेन में इसको ले आएगा, और ल्यूमेन में लाएगा तो हम लोग को ज़्यादा लॉस ऑफ पोटेशियम यूरिन में देखने को मिलेगा। तो ये 3 कंडीशन है जिसमें कि क्या, कैलीयूरेसिस होगा, कैलीयूरेसिस हम लोग को देखने को मिलेगा। ये हम लोग बोलेंगे हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा बॉडी में, ठीक है। तो यदि हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए डाययूरेटिक्स अगर यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ये सब डाययूरेटिक्स कौन कौन सा, थायजाइड यूज़ कर रहे हैं, लूप डाययूरेटिक्स जैसे कि फ्लोरसेमाइड, एथेक्रानिक एसिड, ठीक है ना, क्या बोलते हैं हम लोग, बुमेटानाइड, ठीक है ना, या फिर हम लोग एसिटाजोलामाइड, ये सब हम लोग अगर यूज कर रहे हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये हाइपोकैलेमिया का सिचुएशन देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, कैलीयूरेसिस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब ड्रग्स को हम लोग बोलते हैं क्या, ये सब ड्रग्स को हम लोग बोलते हैं, ये सब जो मेरा डायरेटिक्स है, ठीक है ना, ये जो है मेरा क्या लूप डायरेटिक्स है, ये जो है मेरा क्या
थायजाइड है, एसिटाजोलामाइड है, इन सारे ड्रग्स को हम लोग बोलते हैं क्या, इन सारे ड्रग्स को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम वेस्टिंग, पोटेशियम वेस्टिंग ड्रग बोलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, तो पोटेशियम वेस्टिंग ड्रग हम लोग देख लिए किसको कहते हैं और कैसे कैसे पोटेशियम का लॉस हो रहा है इन सब के कारण, ये हम लोग देख लिए। अच्छा, अब हम लोग समझते हैं या देखते हैं कि पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग किसको बोलते हैं। ठीक है ना, कौन कौन ड्रग है जो पोटेशियम को लॉस होने से बचाता है। ठीक है, तो एक्चुअली जो पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग होता है वो मेरा काम करता है प्रिंसिपल सेल में। ठीक है ना, कैसे काम करता है वो हम लोग देखते हैं। तो पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग जो है वो मेनली प्रिंसिपल सेल पे ही काम करता है। कैसे काम करता है, पहला ड्रग जो है वो मेरा क्या करता है, वो मेरा एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देता है। ठीक है ना, एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देता है। अब एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर को अगर ब्लॉक कर देगा, ठीक है ना, तो ना ज़्यादा अमाउंट पे मेरा ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस बनेगा। ज़्यादा अमाउंट में सोडियम पोटेशियम एटीपीएस अगर नहीं बनेगा तो क्या होगा, मेरा ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो यहाँ पे पोटेशियम आ रहा था वो नहीं आएगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोडियम जो बाहर जा रहा था वो नहीं जाएगा। ठीक है ना, अब उसी तरह अगर मेरा कम अमाउंट में मेरा सोडियम चैनल रहेगा तो कम अमाउंट ऑफ मेरा सोडियम इंटर करेगा। इसी तरह मेरा अगर कम अमाउंट में यदि पोटेशियम चैनल रहेगा तो कम अमाउंट में बाहर आएगा। ठीक है ना, तो क्या हो रहा है कि अगर कम अमाउंट में सब चीज़ रहेगा तो सब चीज़ कम कम होगा। तो यदि यहाँ पे इसको ब्लॉक कर दिया जा रहा है, किसको, एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर को, तो कम अमाउंट ऑफ मेरा पोटेशियम बाहर आ रहा है, तो ये पोटेशियम का कंजर्वेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो ड्रग है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्पाइरोलैक्टोन। स्पाइरोलैक्टोन ड्रग होता है जो कि मेरा ब्लॉक कर देता है एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर को ही, तो मेरा जो पोटेशियम ज़्यादा अमाउंट पे बाहर आ रहा था वो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मेरा कम अमाउंट में सोडियम पोटेशियम एटीपीएस ही है, तो कम अमाउंट में सोडियम बाहर जाएगा तो कम अमाउंट में पोटेशियम अंदर आएगा, और कम अमाउंट में पोटेशियम अंदर आएगा तो कम अमाउंट में बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। अच्छा, दूसरा जो अगर हम लोग बात करें तो दूसरा जो मैकेनिज़्म होता है वो क्या होता है कि वो जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं मेरा सोडियम, ठीक है ना, सोडियम चैनल को ही ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है ना, तो सोडियम चैनल को अगर ब्लॉक कर देंगे तो सोडियम अंदर आएगा नहीं ज़्यादा, तो यहाँ से सोडियम ज़्यादा बाहर जाएगा नहीं, या सोडियम बाहर जाएगा नहीं तो पोटेशियम अंदर आएगा नहीं, पोटेशियम अंदर आएगा नहीं तो पोटेशियम ज़्यादा यहाँ पे ल्यूमेन में नहीं दिखेगा। तो ये जो ड्रग होते हैं इसका नाम होता है मेरा क्या, ट्राई एमिट्रीन। यहाँ पे लिखता हूँ मैं ट्राई एमिट्रीन एंड एमाइलोराइड। ट्राइमेट्रिन एंड एमाइलोराइड ड्रग्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, मेरा ब्लॉक कर देते हैं हमारा सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। तो सोडियम यहाँ से इंटर नहीं करेगा सेल में, और सेल में सोडियम नहीं रहेगा तो ये बाहर नहीं जाएगा, और बाहर सोडियम अगर नहीं जाएगा तो पोटेशियम अंदर नहीं आएगा, पोटेशियम अंदर नहीं आएगा तो ये ल्यूमेन में भी नहीं आएगा। तो इस तरह से मेरा पोटेशियम को सेव कर सकते हैं हम लोग। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। ठीक है ना, तो स्पाइरोलैक्टोन जो है डायलिसिस की तरह भी काम कर रहा है। ठीक है ना, स्पाइरोलैक्टोन जो है वो डायरेटिक ड्रग की तरह भी मेरा काम करता है। ठीक है ना, क्योंकि अगर लो अमाउंट ऑफ सोडियम अंदर जाएगा तो क्या होगा, हमारा लो अमाउंट ऑफ सोडियम अंदर जाएगा तो मेरा मोर वाटर, मतलब कि मोर सोडियम यहाँ पे लिक्विड में प्रेजेंट रहेगा, और मोर सोडियम लिक्विड में प्रेजेंट रहेगा मतलब कि मोर वाटर भी प्रेजेंट रहेगा जो कि मेरा यूरिन से बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है ना, तो ट्राई एमिट्रीन है और एमाइलोराइड जो है वो भी मेरा डायलिसिस की तरह ही काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा सोडियम जो है वो रिटेन करेगा, तो सोडियम के साथ साथ मेरा वाटर भी रिटेन करेगा और वहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई मेरा प्रिंसिपल सेल के सोडियम पोटेशियम
के एक्सचेंज के बारे में और वाटर के एक्सचेंज के बारे में। ठीक है, चलिए तो एल्डोस्टेरोन का फंक्शन कैसे होता है वो हम लोग देख लिए कि ना, ज़्यादा एल्डोस्टेरोन आएगा तो ज़्यादा सोडियम अंदर जाएगा, ज़्यादा सोडियम अंदर जाएगा तो ज़्यादा वाटर अंदर जाएगा, तो सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन होता है ज़्यादा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन। चलिए तो अब हम लोग प्रिंसिपल सेल के बारे में और देखते हैं। तो प्रिंसिपल सेल के बारे में अगर हम देखेंगे तो प्रिंसिपल सेल के बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में मेरा एक्वापोरिन्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है ना, एक्वापोरिन्स मेरे प्रेजेंट रहते हैं। ये एक्वापोरिन्स जो होते हैं वो मेरा एक्वापोरिन्स 3 एंड एक्वापोरिन्स 4 रहते हैं। लेकिन साइटोप्लाज्म में भी एक्वापोरिन्स रहते हैं जो कि मेरा वेसिकल्स में प्रेजेंट रहते हैं। साइटोप्लाज्म में मेरा रहता है एक्वापोरिन। ठीक है, जो वेसिकल्स में प्रेजेंट रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्वापोरिन्स 2। ठीक है, चलिए तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, यहाँ से वाटर क्रॉस करता है और नॉर्मल कंडीशन में वाटर यहाँ से क्रॉस कर जाता है, क्योंकि यहाँ एक्वापोरिन है ही नहीं ल्यूमिनल मेम्ब्रेन में अगर वाटर ल्यूमिनल मेम्ब्रेन में यदि एक्वापोरिन है नहीं तो वाटर अंदर आएगा ही कहाँ से, नहीं आता है, और ये क्रॉस कर जाता है। ठीक है ना, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ADH, ठीक है ना, ADH जो यहाँ पे हार्मोन आता है वो क्या करता है। ठीक है ना, हम जानते हैं कि ये वाटर के लिए परमिएबल है। यहाँ पे हम लोग शुरू में पढ़े थे कि जो मेरा यहाँ से, ठीक है ना, PCT हो गया, डिसेंडिंग लीम ऑफ ग्लूकोफेनले, वो वाटर के लिए परमिएबल था। ठीक है ना, अब असेंडिंग लीम ऑफ ग्लूकोफेनले जो है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल था। ठीक है ना, यहाँ पे ये DCT के अर्ली पार्ट में ही वाटर के लिए इम्परमिएबल था, और इधर जो है, ठीक है ना, लेट पार्ट ऑफ DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट जो है वो वाटर के लिए परमिएबिलिटी डिपेंड करता है ADH पे। ठीक है ना, तो ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है, तो जब यहाँ एक्वापोरिन प्रेजेंट नहीं है तो सारा का सारा वाटर यहाँ से मेरा क्रॉस कर जाता है। लेकिन ADH आता है तो वो क्या करता है, ADH का रिसेप्टर रहता है मेरा बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में, यहाँ पे प्रिंसिपल सेल के, तो यहाँ पे ADH आता है मेरा। ठीक है, यहाँ पे ADH आता है, तो ये मेरा रिसेप्टर जो रहता है वो मेरा कपल्ड रहता है किसके साथ, G स्टिमुलेटरी प्रोटीन के साथ। अब G स्टिमुलेटरी प्रोटीन जो है वो क्या करता है मेरा, एक्टिवेट करता है एडिनाइलिन साइक्लेज को। एडिनाइलिन साइक्लेज जो है वो जो है मेरा ATP को साइक्लिक AMP में चेंज कर देता है। और साइक्लिक AMP जो है वो मेरा स्टिमुलेट करता है किसको, प्रोटीन काइनेज A को। और प्रोटीन काइनेज A जो है वो जो है यहाँ कुछ प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है ना, यहाँ जो प्रोटीन प्रेजेंट रहता है इसको फॉस्फोराइलेट कर देता है, इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। अब इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है तो ये मूव करता है, और ये मूव करता है, ठीक है ना, ये मूव करता है और ल्यूमिनल मेम्ब्रेन में जाके ये मूव करता है और ल्यूमिनल मेम्ब्रेन में जाके ये फ्यूज़ कर जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, ल्यूमिनल मेम्ब्रेन में जाके फ्यूज़ कर जाता है। तो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन में जाके फ्यूज़ कर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्वापोरिन्स प्रेजेंट हो जाएगा। और एक्वापोरिन्स अगर प्रेजेंट हो जाएगा तो यहाँ से आने गुजरने वाले वाटर जो है वो यहाँ पे इंटर करने लगेंगे। तो इस तरह से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए तो इतना चीज़ हम लोग समझ गए प्रिंसिपल सेल के वर्क को, प्रिंसिपल सेल के फंक्शन को, कि कैसे कैसे इसमें फंक्शन होता है। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग यहाँ पर देख लिए हम लोग लेट पार्ट ऑफ DCT को और कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट को। अगर हम मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट के बारे में बात करें तो मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट में ये सारी चीज़ें होते हैं, ये प्रिंसिपल सेल भी होते हैं और मेरा इंटरकलेटेड सेल्स भी होते हैं। ठीक है ना, तो अगर प्रिंसिपल सेल है, इंटरकलेटेड सेल है, तो क्या क्या होगा मेरा, यहाँ से मेरा सोडियम का भी रीअब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है ना, वाटर का मेरा रीअब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है ना, पोटेशियम जो है वो बाहर आएगा। ठीक है ना, उसके बाद मेरा H+ भी बाहर आएगा। ठीक है, उसके बाद बाइकार्ब जो होता है वो मेरा HCO3 वो मेरा बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये सारे काम यहाँ पे होंगे ही। ठीक है ना, इसके अलावे जो मेरा मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट होता है
वो स्पेशलाइज्ड रहता है फॉर द यूरिन ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि यहाँ यूरिन ट्रांसपोर्टेशन सॉरी स्पेशलाइज्ड रहता है यूरिया ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि यहाँ पे यूरिया चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना, यूरिया ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना, यूरिया ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो हम लोग अभी तक देखें कि इधर से जितना भी रीअब्जॉर्प्शन सेक्रेशन हो रहा है, लेकिन यूरिया का कहीं पर भी सेक्रेशन हुआ नहीं। तो यहाँ पर ही यूरिया का हाई कंसंट्रेशन रहता है, ठीक है ना, कहाँ पे मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट में यूरिया का बहुत ही हाई कंसंट्रेशन रहता है। तो यहाँ से यूरिया जो है वो मेरा इंटर कर जाता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। कुछ यूरिया मेरा एक्सक्रीट भी करता है, लेकिन कुछ जो होता है वो मेरा, ठीक है ना, मेडुलरी इंटरस्टिशियल में सीक्रेट हो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और ये जो है वो इधर जाके फिर इधर पहुंच जाता है, ठीक है ना, और इंटर कर जाता है मेरा किस पे, इधर लूप ऑफ हेनले में, ठीक है ना, फिर लूप ऑफ हेनले से फिर इधर जाता है, इधर जाता है। तो बेसिकली ये यूरिया जो है ना वो यहाँ मेडुलरी इंटरस्टिशियल का ऑस्मोलैरिटी को बैलेंस करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे सर्कल करते रहता है, घूमते रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं यूरिया साइकिल, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं यूरिया साइकिल। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग ने इन सारी चीज़ों को देखा पूरे टिब्यूल से, ठीक है ना, पूरे टिब्यूल से किस किस चीज़ का कैसे किस मैकेनिज्म से रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन होता है वो पूरे टिब्यूल में हम लोगों ने इस तरह से देखा, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी हमारे रिनल टिब्यूल के सिक्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन के। ओके, तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।